इंस्टीट्यूट की जो देखभाल करता है, तो आप कभी कभी वहां भी सो जाते थे उसके साथ। तो वो 2000 कुछ मेरे जेब में तो ख़त्म हो गया। आपको पता है बॉम्बे में 2000 कुछ भी नहीं है। लेकिन रात का डिनर मेरा बिस्किट होता था। उसने 3 महीने मुझे अपने साथ रखा। तो वो पुराने दिन कभी आप याद करते हैं वो? क्या मैं अंबानी ही बन जाऊं तभी सक्सेसफुल रहूंगा? क्योंकि मैंने भी काफ़ी मॉडलिंग की है, अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम। नहीं, आप बहुत अच्छे एक्टर हो। अरे सर, मैंने thank इनके you। राहुल के साथ काम किया है, कमांडर करण सक्सेना। जो पुरानी वाली रामायण है, जब वो जाते थे कहीं तो किसी पार्टी में बुलाया या किसी फंक्शन में बुलाया तो लोग उनके पैर छूते थे। जो मैं बचपन में नहीं कर पाया। मैं डांस करना चाहता था, मैं जिम्नास्टिक करना चाहता था, मैं एक्शन करना चाहता था। यार बचपन में काश मैंने ये किया होता। काश वाली चीज़ मैंने रखी ही नहीं अपनी ज़िंदगी। हंस देते मेरी एक्टिंग पे या बोलते यार एक्टर नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि क्या पागलपन बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता है। आपने राहुल, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपने मेरे साथ काम किया है। जी ना सर, एक कहावत है कि एक दिन में नहीं होता, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो एक दिन ज़रूर होता है। आपने वो रामायण की, आपके साथ भी ऐसा होता? मैं एक कोने में बैठा हूँ, 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था। आज टाइम आपने कहीं वॉचमैन की नौकरी भी की थी। हाँ हाँ हाँ। जो सोसाइटी थी उनको लगा ही कि बेचारा एक्टर बनने आया है, कि मैं मुंबई छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। मैम से कब मिले आप? आपने रामायण से पहले कितने ऑडिशन दिए होंगे कि अवार्ड खरीदे जाते हैं? क्या कर रहे हैं गुरमीत सर, क्या करेंगे? कह रहा चुप रहना यार, मुझे पता है ये करता है, ये करता है, इसको मजा आता है करने में। आपको कोई 100 रुपये देता है ना काम करने के लिए, मेरा मानना है आप उसको 1000 रुपये का काम दो। मैं अगर मुझे कोई 100 रुपये देता है, मैं उसको लाख रुपए का काम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू शो में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। हिंदी सिनेमा और टीवी इंडस्ट्रीज़ में क्या समानताएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। सिनेमा जगत में जीवन जीने की कला का एक अद्भुत नमूना है ये इंसान। बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर मुंबई पहुंचा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक अपने सपनों की एक दुनिया अलग बनाई। सपनों के पीछे भागने की लड़ाई लड़ता ये इंसान। 2008 में उनको पहला ब्रेक मिला। उन्होंने काफ़ी टीवी शोज़ किए, फिल्में की, वेब शोज़ किए, जैसे रामायण, गीत हुई सबसे पर आई, पुनर्विवाह, पति पत्नी और वो, नच बलिए, खतरों के खिलाड़ी, झलक। फिल्मों में खामोशियाँ, पलटन, वजह तुम हो। वेब शो में कमांडर करण सक्सेना और ये काली काली आंखें जैसे काफ़ी शोज़ में उन्होंने अपने किरदार का एक अद्भुत नमूना दिखाया, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। तो मिलते हैं गुरमीत चौधरी से। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आप मेरे शो में हैं। थैंक यू। तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब सोचा कि मुझे एक स्टार बनना है बॉलीवुड में जाके, और किस उम्र में आप अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गए थे? तो थोड़ा सा इस बारे में आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट लगता है। उसके पास एक गांव है जयरामपुर, बहुत ही छोटा सा गांव है। और वहाँ पे मेरा नानी का घर भी था, दयालपुर, और घर जो था जयरामपुर था। जी जी। बहुत ही छोटा गांव जहाँ पे एक्चुअली ऐसा होता था कि लाइट होती नहीं थी। मतलब लाइट आना मतलब हम सेलिब्रेट करते थे सब लोग। अच्छा। बट क्योंकि डैड आर्मी में थे तो मेरी पढ़ाई पूरे एक्चुअली भारत में हुई। चेन्नई मतलब में पूरा घूमते पूरा पूरा मैं शहरों में रहा। और एक्चुअली बहुत ही राहुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ रही बचपन से, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लाइफ देख रहा था। जब स्कूलिंग होती थी तो मैं कभी बड़े शहरों में, चेन्नई में जैसे शहरों में पढ़ रहा होता था। लेकिन जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, वो 2-3 जो महीने होते हैं, जी जी। वो गांव में आना होता था, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं। लाइट आ गई तो हम सारे बच्चे सेलिब्रेट करते थे। जी। और टीवी देखना, मतलब एक टीवी होता था और वहाँ से सारे गांव के लोग आके पूरा साथ मोहल्ले के में लोग मोहल्ले इकट्ठा होकर देखते एक थे। साथ। और उसके बाद जब स्कूलिंग होती थी तो बड़े शहरों में चले जाते थे। वहाँ पे हर जगह हर टाइम लाइट ही लाइट, लाइफ स्टाइल अच्छी, सब कुछ अच्छा। तो मैं बचपन में ही मैंने दोनों लाइफ में साथ में देख रहा था। प्लस सबसे अच्छी बात है कि मैं पूरा भारत, पूरा इंडिया ट्रैवल हो रहा था, जहाँ पे कभी चेन्नई में 2 साल, श्रीनगर में 2 साल, फिर असम में, जबलपुर, हर जगह मैंने ट्रैवल किया। तो ट्रैवलिंग के साथ आप एक्सपीरियंस भी लेते हो, नए दोस्त बनाते हो, नया स्कूल होता है, हमेशा नए लोगों के साथ मिलना मेरा बचपन से रहा। तो उस दौरान एक्चुअली बहुत ही मुझे डांस बहुत पसंद था। और एक्टिंग जब भी कोई एक्टर करता था तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था कि ये कैसी कला है जो आप फिल्मों में देख सकते हो, इसको कैसे किया जा सकता। अंदर से आता था देख के कि यार
मैं भी करूँगा ये सब चीज़, ऐसा कुछ मतलब? हाँ हाँ, वो होता था कि मुझे एक्टर बनना है। वो मुझे वो एज पता नहीं है जी। कि कब मुझे एक्टर बनने का वो ख्वाहिश हुई, लेकिन बहुत बचपन से हो गई थी। क्योंकि जब लोग पूछते थे बचपन में, हमारे टाइम पे 90s के जो बच्चे थे, उनसे जब भी पूछा जाता था कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बोलते थे। वो बहुत ही कॉमन था। जी जी जी। मैं बोलता था मैं हीरो बनूंगा, तो सबको लगता था बच्चे जो मजाक करते हैं, जी, लेकिन मैं सीरियस था। एक्चुअली मेरे बचपन में ही मैं बहुत ही सीरियस था कि मुझे एक्टर बनना है। और हमारा जो परिवार था, डैड क्योंकि आर्मी में थे तो स्ट्रिक्ट थे, तो वो उनको दिमाग में ये था कि बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर एक स्तर ऊपर लेके जाना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी जी होगी। जी। तो उस टाइम पे उनका ध्यान नहीं होता था कि मुझे डांस क्लास में डाल दें या फिर एक्शन क्लास में डाल जी दें। जी। मेरा बहुत मन होता था। तो ये जो आप बता रहे हैं मुझे, तो ये किस उम्र की बात कर रहे हैं आप, किस दौर की बात कर रहे हैं? मतलब ये लाइक आई थिंक 10-12 नहीं, ईयर एक्चुअली उससे भी पहले का, बचपन से ही अच्छा। आप ये सोचिए क्लास सेकंड थर्ड से मैं बहुत ही एक्टिव हो गया था। और मुझे मोहल्ले में डांस करना या कभी एक्टिंग करना, कभी मिमिक करना, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ निकालना, शाहरुख जी खान जी की आवाज़ जी। निकालना, वो जो जो उस टाइम उस वक्त आपको जो सूझता है वो करता रहना, और लोग बहुत तारीफ करते थे। तो क्लास सेकंड थर्ड में ही लोगों का मैं मतलब ऐसा होता था कि अगर मैं आ गया तो मुझे कोई अवॉइड कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जी जी। मैं कुछ ना कुछ मस्ती करके, एक्टिंग करके, डांस करके लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो तारीफ़ें ही मिलने लगी थी। लेकिन 10th बोर्ड में वहाँ पे मेरी लाइफ थोड़ी बदली, क्योंकि जब 10th का बोर्ड आप देते हो, उसके बाद अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स, फिजिक्स और ये सारा सब्जेक्ट चीज़ चेंज करने पड़ते हैं, जी या जी। आर्ट्स में या कॉमर्स में या साइंस में आपको लेना पड़ता है। तो मुझे उस वक्त झटका लगा कि एक्टर बनने के लिए मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, ओ क्योंकि मेरे दिमाग में तो था कि मैं एक्टर बनूंगा। जी जी। देयर वाज नो सेकंड थॉट। दूसरा थॉट होता है ना, आप जब प्लान, मेरे प्लान हमेशा बी ऐसे समथिंग। प्लान बी, जी। जब आपका प्लान बी होता है तो आप अक्सर देखना आप प्लान बी ही कर रहे होते हो। प्लान ए में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ओ, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि प्लान ए बी अगर लेके चलेंगे तो प्लान बी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। वो वाह। क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहता है कि आप प्लान बी, चलो ठीक है, एक तो है, अगर ए नहीं हुआ तो बी कर लूंगा। तो मेरे दिमाग में बचपन से ये, अब मैं बड़ा होकर जब मैंने बुक्स पढ़े तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ करना पड़ता है। ये मेरे बचपन से शायद दिमाग में यही थी बात। तो मेरे दिमाग में दूसरा कुछ था ही नहीं। और जुनूनियत इतना बढ़ता चला गया कि मोहल्ले से शहर, वो पूरा शहर में मेरा नाम ऑलरेडी होने लगा था। जब मैं कंपटीशन करता था डांस का यहाँ, या कॉलोनी में, या आर्मी का कुछ जो बड़ा खाना होता है आर्मी का, जी। वहाँ पे तो लोग फिदा हो जाते थे। तब डैड को लगा कि यार इसको कुछ अगर डैड के साथ ऐसा होने लगा था कि उस दौरान कि पापा कहीं जाते थे तो, कि उस शहर में कि ये गुरमीत के पापा हैं, तो किसी भी पिता के लिए बहुत बड़ी प्राउड वाली बात, प्राउड वाली बात होती है, फील तब होती है। तब उनको एक्चुअली लगा कि इसके साथ कुछ सीरियसली किया जाए। जाए। और फिर वो मुझे मुंबई लेके आए, और यहाँ से मेरी वो जर्नी जो मैं बचपन में नहीं कर पाया। मैं डांस करना चाहता था, मैं जिम्नास्टिक करना चाहता था, मैं एक्शन करना चाहता था। वो जो जो ख्वाहिश थे मेरे बचपन की, वो मुंबई में आके मैंने पूरा किया, और हार्ड कोर किया। मतलब अब मैं बिल्कुल भी ये वो इंसान नहीं हूँ कि यार बचपन में काश मैंने ये किया होता। काश वाली चीज़ मैंने रखी ही नहीं अपनी ज़िंदगी मतलब ऑप्शन ही नहीं रखा आपने। नहीं, अगर मुझे लगता है कि ये मुझे करना, कभी जब मैं बड़ा हो जाऊँ, बूढ़ा हो जाऊँ, तब ऐसे दिमाग में ये थोड़ा भी थॉट नहीं आना चाहिए कि यार ये मैंने ट्राई कर लेता। मैं हर चीज़ वो करता हूँ और शिद्दत से करता हूँ, वो दिखती है और सर। वो सारी चीज़ें की, एंड वो देन दिखती है, वो दिखती है। तो सर जब आप मुंबई अकेले गांव से आए, तो किस उम्र में आप मुंबई आए? और आपको मतलब आपका कोई यहाँ नोन था कि मैं उनके पास जाऊँ, या मुझे कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताए कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, मुझे थिएटर करना है, मुझे डांस करना है, या मुझे फाइट कुछ सीखनी है? क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्टर बनने में बहुत काम आती हैं। राइट। तो कहाँ से आपने ये सोचा कि यार मुंबई ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ? तो कोई ऐसा यहाँ नोन बंदा था, या आप डायरेक्ट मुंबई आ गए? नहीं, बिल्कुल। जब पहली दफ़ा आया 10th का बोर्ड देने के बाद, जब छुट्टियां होती हैं, तो इस बार गांव नहीं गए, इस बार हम मुंबई आ गए। डैड एक्चुअली वहाँ पे मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
कहते हैं ना, दोस्त और पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप एक्चुअली कुछ भी आप बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दोस्तों का सपोर्ट था ही। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज आप जो भी हो, उसका बहुत बड़ा श्रेय होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम, आपके दोस्तों की वजह से। क्योंकि अगर उस वक्त जब मैं बड़ा हो रहा था, जो मेरे फ्रेंड्स, कोर फ्रेंड्स जो थे, अगर वो बोलते कि यार, हंस देते मेरी एक्टिंग पे, या बोलते यार एक्टर नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि क्या पागलपन बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता है, तो मेरे दोस्त एक्चुअली मुझे सपोर्ट करते थे, तू कर सकता है, तू हीरो बन सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस था, वो एक मुझे आगे लेके गया। और फिर मेरे डैड ने सपोर्ट किया। मैं और डैड, मुझे याद है कि एक ही बैग लेके आए, मुंबई पहुंचे, हमें कुछ पता नहीं था हमें कहाँ जाना है। डैड को पता था कि यार कुलाबा में आर्मी कैंट है, वहाँ पे फौजी एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं, वहाँ से देखते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, देखते हैं मुंबई शहर तो समझ लें क्या माहौल क्या है। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे पापा का कोई बचपन का आर्मी वाला फ्रेंड मिल गया, उन्होंने अपने घर पे रखा। और फिर डैड निकले और वहाँ पे उनको पता चला शामक डावर के बारे में, जो कोरियोग्राफर है बहुत बड़े। जी जी। उन्होंने वहाँ पे वो जो गर्मी की छुट्टी थी, वहाँ पे मैंने उस इंस्टीट्यूट में गया और डांस मैंने प्रैक्टिस की। वहाँ पे मुझे एक्चुअली स्टेज का पता चला कि स्टेज में परफॉर्म क्या होता है, ऑडियंस बैठी रहती है 500-600 लोग, जी जी। पूरी तैयारी होती है, ग्रुप डांस क्या होता है। और फिर डैड वहाँ से फिर आर्मी वापस, उन्होंने छुट्टी ख़त्म हो गई थी, 10 दिन के लिए आए थे, मुझे अकेला यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ से फिर मैं प्रैक्टिस करता था। तब मुझे थोड़ा मुंबई का जो वाइब है, मुंबई में सबसे अच्छी बात है कि अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आपको ये शहर वरदान देता है, ताकत देती है आपके सपनों को पूरा करने में। जी जी। और वहाँ से मुझे याद है कि बांद्रा में स्टेडियम था, आई मीन स्टेज था, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया पहली बार। जब मैं आप 10th में कौन सा एज होता है, 13-14 होता होगा, 15 के आसपास होगा, 15 साल का रहा हूँगा मैं। जी जी। मैंने वो स्टेज पे परफॉर्म किया और शामक डावर आए हुए थे और ग्रुप पे ग्रुप डांस हो रहा था, प्रैक्टिस हो रहा था, रिहर्सल हो रहा था। और कट्टू आपको मैं बताऊं, अभी मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। जी जी। और वो 2.5 साल की है, लियाना जो है, और डिविशा 2.5 साल की है। जिस स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया था इस संडे को, लास्ट संडे, उन्होंने उस स्टेज पे परफॉर्म किया। मतलब तो जहाँ एक मतलब पिता ने परफॉर्म किया लाइफ का पहला, बेटी ने भी वहीं किया। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आप अपने ऑडियंस के साथ। बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल मैं शेयर। बच्चे का जो वीडियो है, जो परफॉर्म करी, छोटी सी, मतलब 2.5 साल की उम्र में ग्रुप डांस करना उस स्टेज पे। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 15 साल का था, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था, तो डर सा होता है कि आप इतने लोग, लाइव ऑडियंस होती है, और उनके सामने परफॉर्म करना। और वो 2.5 साल के दोनों बच्चे मेरे, दोनों परफॉर्म कर रहे थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद मुझे मुंबई के बारे में पता चला। और उसके बाद 12th बोर्ड के बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में आया। इंस्टीट्यूट में एक्टिंग के बारे में पता चला और वहाँ से मुझे पता चला कि इसका तरीका क्या है, एक्टर कैसे बना जा सकता है। पहले आपको अपना क्राफ्ट तैयार करना है, आपको उसमें स्ट्रांग होना है। उसके बाद आपको पहले कोऑर्डिनेटर, मैनेजर जो होते हैं, उनके पास जाना, आपके अपने पिक्चर्स, आपके शो रील देने हैं, वो फिर आपको ऑडिशन में भेजेंगे। फिर आपको बहुत सारे ऑडिशन देना है, उसमें शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर आप उसमें करोगे, फिर सेलेक्ट हो गए तो आपको काम मिलेगा। तो ये मुझे तब पता चला कि ये प्रोसेस है। क्योंकि तब उस टाइम पे नेट होता नहीं था, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था। पिक्चर्स देने होते थे, पिक्चर देने होते थे, राइट, उसमें कुछ अपना आपको करना क्या है, पिक्चर के पीछे लिखते नंबर आपको देना पड़ता था। जी। पिक्चर पहले क्या होता है कि आपके सबसे ज़रूरी है कि आपके पिक्चर्स अच्छे होने चाहिए, उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो गए, फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर आपको ऑडिशन लेंगे, वो सारा जो प्रोसेस होता है, जी, वो तब मुझे जाके पता चला। और उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं, उसके बाद मैं ऑडिशन पे ऑडिशन, मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा एक्टिंग मैंने ऑडिशन पे मैंने सीखी। ओह अच्छा सर, कहते हैं ना हर इंसान की लाइफ में ना एक आइडल, एक पर्सनैलिटी होती है। जैसे मैं हूँ, मेरी लाइफ में मेरी आइडल पर्सनैलिटी है मेरे बड़े भाई, जो कि बड़े स्ट्रगल करके मुंबई में रहते हैं। आपकी लाइफ में कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है आपके पिताजी हैं, जो आपको यहाँ लेकर आए। एक्चुअली आप, क्योंकि मैं अभी पेरेंट्स, मतलब हम बाप बनाऊँ 2-2.5 साल पहले, तो मैं बच्चों को देखता हूँ और मुझे समझ आता है उनको देख के कि वो जो भी बातें करते हैं, जो भी करते हैं, हर एक चीज़ वो अपने माँ बाप से सीखते हैं। जी, बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को नहीं पता होती है। जब वो लियाना और डिविशा वाव करते हैं कोई चीज़ का, तो मैं जब उन्होंने पहली बार वाव बोलना स्टार्ट किया, अभी क्योंकि बोलना स्टार्ट किया, तो मुझे लगता था यार ये वाव कितना क्यूटली कहाँ से सीखा होगा।
फिर अचानक एक दिन मैंने देखा मैं कुछ सरप्राइज हुआ किसी चीज़ को लेकर, मैंने वाव किया, तो मुझे समझ आया कि मैं अक्सर वाव बोलता हूँ, जी, तो जी। वो वहाँ से वो सीख रही है। ओ, तो बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी पर्सनालिटी सीखते हैं। और मेरे डैड को बचपन से मैंने देखा था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे। एक तो फौज में थे, तो एक बाप अपने आप में एक हीरो होता है आपका, बिल्कुल। प्लस वो फौजी है। वो जब वो ड्रेस में आते थे, आर्मी ड्रेस में, तो मैं उनको देखता था और लगता था बाप रे, क्या क्या पर्सनालिटी है, फौजी वाला वाइब। और मेरे डैड से बचपन से मैं उनको भी याद नहीं होगा, मैं बचपन में लेकिन सुनता रहता था कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है। वो बोलते थे ऐसी बातों बातों में कि अगर एक इंसान ने ठान लिया कि ज़िंदगी में ये चीज़ करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, एवरेस्ट में चढ़ना हो या इस दुनिया में कोई भी चीज़ करना है, करेगा। वो अगर ठान लिया और अगर उसका हार्ड वर्क में वो बिलीव करता है, वो ज़रूर कर सकता है, वो ज़रूर अचीव कर सकता है। जी, जी, जी। तो वो जो थॉट जो मेरे दिमाग में, जहन में जो बस गया, उसके बदौलत अब मैं आज यहाँ हूँ। मेरे में आपने राहुल, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपने मेरे साथ काम किया है। जी, जी, बिल्कुल। और 15 साल 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी। लेकिन सेट पे मैं जब रहता हूँ तो मुझे सच बोलूँ, मुझे सच में ऐसा लगता है मैं पहली बार सेट पे आया हूँ। वो जो एक्साइटमेंट है ना, अब क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि आप एक ही चीज़ बार बार करते हो तो आप बोर हो जाते हो ना। जी। मतलब आपको लगता है कि ठीक है कर रहे हैं। मैं आज पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ, बचपन से, सब 18-19 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी, जी। रामायण जब मिला तो मैं 23-24 साल का था, लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रगल है एक्टिंग का, छोटा छोटा, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन आज भी जब मैं स्टेज में हूँ या जब मैं सेट पे रहता हूँ, जी। आपको पता हो वो एक्साइटमेंट रहता है। मुझे लगता है कि मुझे आज हार्डवर्क, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सुबह जब उठता हूँ और जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं बस आँख बंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार हार्डवर्क में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यही हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क करना है, देना ना देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। और आपको बताऊं, वहाँ से ही लक आता है। बहुत लोग बोलते हैं ना आपको ज़िंदगी में लकी होने चाहिए, लक होना चाहिए, लेकिन लक कैसे मिलता है? लक मिलता है आपके हार्ड हार्ड वर्क वर्क से। फोकस, सही जगह पे हार्ड वर्क करना। जी, जी। हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही जगह पे, सही तरीके पे अगर आपने हार्ड वर्क किया तो लक आपके साथ आ जाता है। जी। वो चीज़ मेरे डैड से मैंने सीखी। और मेरे डेफिनेटली वो मेरे हीरो रहे हैं। बिल्कुल। बात है ना सर, एक कहावत है कि एक दिन में नहीं होता, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो एक दिन ज़रूर होता है। तो ये मेरे पिताजी ने भी हमें चीज़ें सिखाई थी। अच्छा सर, जब वो स्ट्रगल का दौरान था, आप एक इंस्टीट्यूट में सीखने जाते थे, आई थिंक डांस या एक्टिंग क्लास जाते थे, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन, ऐसा थोड़ा सा आ जाती है ना, परेशानी आ जाती है कि आप जो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट की जो देखभाल करता है, तो आप कभी कभी वहाँ भी सो जाते थे उसके साथ। मैंने कहीं पढ़ा है, ये हाँ, मैंने हाँ, रिसर्च किया है। तो जो उसका रूम था, आप वहाँ भी सोचते थे कि यार मैं अगर यहाँ सो जाऊँगा तो सुबह मैं जल्दी इतनी दूर से आ नहीं पाऊंगा, तो मैं सुबह फटाफट ज्वाइन कर लूँगा यहाँ से। तो यार उस बारे में कुछ बताओ। यार मैं एकदम रियल लाइफ का फौजी हूँ। मैं बहुत ही मेरा दिखते मेरा हो। फौज वाला वाइब है, जी, डिसिप्लिन जी। फौजी वाला है। रात को जल्दी सोता हूँ, 9:30 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, और ये इतने सालों से चल रहा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ज़मीन पे सुला दो, पेड़ पे चढ़ा दो, कहीं भी, मतलब मैं एकदम सोचता हूँ शेर हूँ। तो मुझे याद है जब मैं 16-17 साल की उम्र का था, बॉम्बे डैड ने इंस्टीट्यूट में डाल दिया, करने लगा। और मेरे में एक वो बहुत खुददारी भी थी यार। और क्योंकि खुददारी नहीं बोल सकता यार, मुझे ऐसा लगता था कि डैड फौजी हैं और उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता था, उसमें वो कितना ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ तक ले आए, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो 2000 कुछ मेरे जेब में तो ख़त्म हो गया। आपको पता है बॉम्बे में 2000 कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ख़त्म होने के बाद जहाँ पे मैं रह रहा था वो सब नहीं, स्टे नहीं हो पाया। तो फिर मैं एक्चुअली रोड पे आ गया, और मैं इंस्टीट्यूट में बॉम्बे में आए हुए 2-3 महीने हुए थे। लेकिन क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था कि जो इंस्टीट्यूट के जितने भी लड़के थे, या चाहे वो स्टाफ हो, स्वीपर हो से लेके टीचर हो, सब लोग मुझे बहुत पसंद करते स्टूडेंट थे। ऑल्सो, सारे जो फ्रेंड सर्कल पूरा। बहुत सब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। एक तो मैं मस्ती करता था, और फिर काम में अच्छा था, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में अच्छा काम करता था, तो लोग जुड़ जाते हैं। तो उस दौरान पे 1-2 दिन का वो हुआ कि मेरे पास जगह नहीं थी रहने की। तो चेहरे पे आ जाता है जब बहुत टेंशन होता है ना, तो आपके लाइफ में। और मेरे जैसे इंसान जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो मेरे चेहरे पे ना लोगों ने पढ़ लिया, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे वो सारा चीज़ देख लिया। तो एक इंस्टीट्यूट में जो मैनेज करते थे, उन्होंने मुझसे पूछ लिया,
सुनील थे और प्रदीप थे, 2 भाई थे, वो इंस्टीट्यूट हैंडल करते थे। सुनील जी तो अभी नहीं रहे। और तो उन्होंने बोला क्या हो गुरमीत? बोले सर ऐसे ऐसा रहने की जगह नहीं है, मैं अभी यहीं पे रात को तो 2 रात सो तो मैं सोया नहीं हूँ, रोड पे ही आपके इंस्टीट्यूट के बाहर में बैठा बैठा टाइम कट गया, तो फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया मैंने। सुबह की क्लास होती थी। तो उन्होंने बोला एक काम कर, जब तक घर नहीं मिलता है तो यहाँ पे जो जिस रूम में आपके क्लासेस होते हैं वो चेयर वेयर हट जाते हैं, तो वहाँ पे सब लोग वहीं पे ज़मीन पे सोते हैं जी। जो काम करने वाले हैं। तो वहाँ पे रुक जा, बाथरूम वाथरूम तो है, फ्रेश हो जाना। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, तो मैं उनके साथ रहने लगा। तो रात को जब इंस्टीट्यूट ख़त्म होता था, एक्टिंग क्लासेस ख़त्म होती थी, तो मैं उनके साथ सोता था। और सुबह 5-6 बजे उठ के जल्दी से तैयार होके, लोगों को स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि मैं वहीं पे सो रहा हूँ। ये ऐसा कुछ 15-20 दिन, मुझे दिन याद नहीं है, कुछ ऐसे दिन चलता रहा। फिर मेरे एक तभी दिमाग में तो रहता है ना, आप वहाँ पे रह रहे हो, खाने को पैसे नहीं थे तो पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तो क्या ही लंच वो होता था कि इंस्टीट्यूट में जो बच्चे खाने लाते थे उनके साथ में खा लेता था। लेकिन रात का डिनर मेरा बिस्किट होता था, एक 2 रुपए की इतनी बड़ी बिस्किट मिलती थी, तो वो खा लेते थे। अच्छा, वो तकलीफ, वो वैसा कोई मतलब वो हार्डवर्क मुझे समझ नहीं आता था। मजा आ रहा था इन द हाँ, सेंस, मैं इंजॉय कर रहा था। एंजॉय कर रहे थे आप मैं उस ऐसे वाले time इमोशनल को। बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता था यही लाइफ है, क्योंकि उससे बड़ी लाइफ तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो मेरे लिए लगता था ये ठीक है, तो बिस्किट ही खा रहे हैं ना, पेट भर गया भाई, सही बात है सर। बहुत बड़ी बात है। फिर एक लड़का संदीप कौल है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो केबीसी का फ्लोर डायरेक्टर है, काफ़ी बड़ा नाम है। और उसने मुझे देखा, उसने बोला कुछ तो बात है, तू इतने दिनों से बहुत चुप चुप रहता है। मैंने बोला यार ये पंगा है। बोला कोई बात नहीं, अब भी चल मेरे साथ, मेरे घर में रहे। उसने 3 महीने मुझे अपने साथ रखा, बाइक में वो लेके जाता था इंस्टीट्यूट में, और हम लोग साथ में रहते थे। उसने मुझे खाने को पैसे दिए, मुझे हाथ में पैसे दिए कि जब तेरे पास पैसा होगा तो दे देना। तो ये कहानी थी। तो सर, जिस तरह आज आप जिस ओहदे पर हो, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ में आपकी लिस्ट में आपका नाम भी आता है कि यार हाँ गुरमीत चौधरी कोई है, वो पुराने दिन याद आते हैं आपको? पुराने आप इस टाइम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस टाइम पूरी लग्जरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके पास, जहाँ आप जाते हो हज़ारों की भीड़ लग जाती है कि गुरमीत चौधरी एक स्टार आया है। तो जब कभी बैठते हैं आप मैम के साथ या अकेले में, तो वो पुराने दिन कभी आप याद करते हैं, वो इंस्टीट्यूट वाले दिन, वो जब आप बाहर इंस्टीट्यूट के बैठे हुए हो, वो बिस्किट खाना, वो एक एक चीज़ एक एक कर देना कि एक वो पिक्चर चलती है, तो कभी आपको याद आती है चीज़ें? कभी नहीं राहुल, मैं बताऊं, मुझे रोज़ मैं वो दिन याद रखता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करता है। मेरा मोटिवेशन का चीज़ है कि मैंने वो अपने पुराने दिन कभी भूला ही नहीं हूँ। मैं रोज़ वो दिन याद रखता हूँ। जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है आपको पता है, बहुत आप बड़े से बड़े स्टार हो, छोटे से छोटा स्टार हो, या नया करियर स्टार्ट हो रहा, और इस फील्ड में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर किसी की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हो रहता है। बिल्कुल। तो आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे? मैं हर रोज़ अपना वो दिन कभी भूलता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं एकदम ज़ीरो से, कुछ भी नहीं था, मैं ज़मीन पे सोता था, वहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो मैं वो दिन जब भी याद करता हूँ तो मैं बहुत ही मोटिवेटेड हो जाता हूँ। और मैं हाल ही में देवीना से बात कर रहा था 3-4 दिन पहले, जहाँ पे अक्षय खन्ना का अभी एक इंटरव्यू मैंने सुना, और मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छी बात लगी कि हमारे जगह पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मेरे पास 100 करोड़ है, ज़ीरो था, आज मेरे पास 100 करोड़ है, तो क्या मैं अंबानी ही बन जाऊं तभी सक्सेसफुल रहूंगा? ऐसा तो नहीं है ना। 100 करोड़ आ गया, आप अपना लाइफ ज़ीरो से देखोगे ना, कहाँ तक आप कमाए। जब तक मैं अंबानी नहीं बनूंगा तब तक मैं अमीर नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या उसी जिद्दोजहद में लगी रहेगी हाँ, जिंदगी, लोग पैसा पैसा? एग्जैक्टली, जब तक शाहरुख खान नहीं बन जाएं तब तक हम सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मतलब हम सभी चाहे अंबानी के, मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं शाहरुख सर का फ़ैन हूँ, कहने का वो एक बेंचमार्क, वो आपको मोटिवेट करते हैं। शाहरुख सर, अंबानी आपको एक मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको एक जरिया, एक आसमान है वो। आप जब तक उनको नहीं छुओगे, मतलब जब तक उनके आसपास भी कहीं थोड़ा भी तो ऊपर आओगे ना आपका, अगर आपके आइडियल वो रहे, लेकिन वहीं पे पहुंचूंगा तभी मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसा नहीं है। तो अक्षय खन्ना के वर्ड्स हैं। जी जी। और मुझे लगा यार बात सही है। हम सभी एक्टर्स सोचते रहते हैं कि आप अपने आप से जज ही नहीं करते हो। आप जब मैं जब सोचता हूँ कि यार मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो बचपन में जब सोचता था कि यार हीरो बनते उसका रास्ता क्या, यही पता नहीं होता था, और मैं बंद हो जाता थी, मेरी खिड़की बंद हो जाती थी कि यार पता ही नहीं है क्या है।
आज मैं यहाँ तक हूँ, तो मैं बहुत लंबा मैंने जंप मारा है जी। बहुत, और अभी तो खुला है, अभी तो शुरुआत हुई अभी तो है। शुरुआत है, आसमान पूरा हाँ, बाकी है। अच्छा, आपकी इन बातों को सुन रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा मुझ में भी मोटिवेशन वाली, क्योंकि मैंने भी काफ़ी मॉडलिंग की है, अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे काम। नहीं, आप बहुत अच्छे एक्टर हो। अरे सर, मैंने thank इनके राहुल के साथ काम किया है, कमांडर करण सक्सेना, अभी जियो हॉटस्टार पे आप देख सकते हो। और प्लीज़ राहुल के लिए ज़रूर आप देखिएगा, मेरा और राहुल के बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है। अरे सर, थैंक यू सो मच सर। और थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा सर, सबसे पहला शो आपको ना रामायण मिला, सबसे पहला शो 2008 में। तो मैंने ऐसे कहीं सुना था और पढ़ा भी था, मैं अक्सर थोड़ा पढ़ने का थोड़ा सा शौकीन ही हूँ, कि जो अरुण गोविंद सर हैं, जो पुरानी वाली रामायण है, जब वो जाते थे कहीं, तो किसी पार्टी में बुलाया या किसी फंक्शन में बुलाया, तो लोग उनके पैर छूते थे, क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार निभाया। और उनको कहीं अवार्ड फंक्शन में जाना होता था, तो उनको एक अलग से ओहदा दिया जाता था। आपने वो रामायण की, आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो क्लिप्स देखी हैं और वो शोज भी देखा है, तो मुझे वो पर्सनैलिटी दिख रही है पुरुषोत्तम श्री राम वाली। तो आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप जा रहे हैं कहीं, लोग पैर छू रहे हैं, अरे नहीं प्रभु श्री राम, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब रामायण किया था, मैं और दीपिना ने, राम और सीता बने थे, तब नया चैनल था, हमें लगा नहीं था कि नया चैनल है, और बहुत ही घनघोर स्ट्रगल चल रहा था, तब पैसे ही नहीं थे, और दीपिना गर्लफ्रेंड थी, तो मेरे दिमाग में था यार पैसे तो चाहिए जी। जब रामायण किया, एक नए चैनल पे था, तो हमें लगा कि काम करते हैं मन से। अब पता हिट तो होगा नहीं, क्योंकि नए चैनल पे क्या रामायण चलेगा कि नहीं चलेगा कुछ पता नहीं था। मैसिव हिट, मैसिव हिट। मुझे अचानक ही, सर सीरियसली सुपर हिट था। अचानक ही वेव आया। तब इंटरनेट, गूगल तो था ही, ऑफकोर्स 2008 तक तो सब कुछ था, वो दौर ही था जब फेसबुक ये सब सारी चीज़ें आ रही थी। तो मैं नेट पे जब चेक करता था, तो मुझे पहली बार जो स्टारडम वाला जो वाइब होता है ना, पहली बार जो लगता कि यार लोग मेरे बारे में, मैं एक कोने में बैठा हूँ, 5 साल से स्ट्रगल कर रहा था, आज लोग मेरे बारे में गूगल में गुरमीत चौधरी लिख रहे हैं, और एक एपिसोड के बारे में डिस्कस हो रहा है फोरम्स में। जी जी जी। गुरमीत चौधरी का आज एपिसोड आया, गुरमीत और दीपिना राम और सीता बने। यार ये अरुण गोविल हमारे भगवान के जैसे ही हम उनको पूछते जी, हैं, जी, जी। उनको ही देख के मैंने रामायण, हम सभी बड़े हुए हैं, राइट। बिल्कुल सर। तो लोग बोलने लगे यार अरुण गोविल अब बहुत ही अच्छा काम किया, अगर उसके बाद किसी ने राम और सीता का रोल अच्छा निभाया, वो ये दोनों हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आप राम और सीता लोगों के दिमाग में एक्सेप्ट करा देना, भगवान, ये कैरेक्टर छोटा नहीं है सर, छोटा नहीं, ये इजी भी नहीं है, इजी भी नहीं है, सीरियसली इजी भी नहीं है। क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट ये होता है। और मैं सिर्फ 24-25 साल का था मुश्किल से, उस एज में राम जैसा किरदार निभाना, वो मेच्योरिटी, क्योंकि एक्टिंग इज ऑल अबाउट मेच्योरिटी। आप जितनी दुनिया देखोगे उसमें आपके आंखों में उतनी मेच्योरिटी दिखेगी, आप उतना इमोशन इमोट कर पाओगे। तो राम इस कम एज में मैं रामायण कर रहा था, जहाँ पे मेरी शादी भी होगी, मेरे 2 राम बच्चे होंगे, वनवास होगा, वो इमोशन, और मैं वो करे जा रहा था, अच्छा हो रहा था। तो वहाँ पे उस वक्त वो वेव आया बहुत लोगों, और वो एक नए चैनल पे रामायण नंबर 1 हो गया पूरी इंडिया में। उस टाइम का सुपर हिट था। सुपर हिट। जी जी। मतलब आज जो भी बच्चे उस वक्त के जो हमारी रामायण देख के ही बड़े हुए, क्योंकि नया रामायण था, तो वीएफएक्स थोड़े अच्छे थे थोड़ा, और क्योंकि प्रोड्यूसर भी सेम थे, रामानंद सागर नहीं बनाई थी जी। अरुण जी को, जो जिसमें वो रामायण जो उन्होंने पुरानी की थी, वाली जो अरुण सर सेम ने- प्रोडक्शन हाउस सर, सागर तो आर्ट्स same था ये भी? हाँ, सागर आर्ट्स नहीं बनाई। ओके। ठीक 25 साल के बाद उन्होंने बनाया था, ऐसा कुछ था। जी जी जी। तो इमोशन भी वही थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल गई थी, थोड़े वीएफएक्स अच्छे हो गए थे, म्यूजिक और थोड़ा सा म्यूजिक अच्छा हो गया था, अच्छा दिखाया गया था। जी। तो लोग पाँव पकड़ना, प्रसाद चढ़ना, पैसे आने, सारे चीज़ बहुत ही कम एज में स्टार्ट हो गया था। मतलब मैंने एक्चुअली जो अभी साउथ में जो बोलते हैं कि हीरो को पूजा किया जाता है और मंदिर होते हैं, तो मेरे साथ, मैं और देवीना के साथ, तो वो ऐसा ही होता था। 24-25 साल की उम्र में ही अरे मंदिर में लोगों का आज भी मेल आता है कि हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, आंख बंद करते तो आपका चेहरा ही नज़र आता है। जी जी जी। बट उसके बाद अलग बात वो है कि मैं क्योंकि एक्टर था, तो मुझे अलग अलग रोल करने थे, तो मुझे मालूम था कि यार लोग पाँव तो छू रहे हैं, लेकिन क्या मैं टाइपकास्ट तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फाइट होती है। आप एक किरदार में बहुत पसंद आ जाते हो तो टाइपकास्ट हो जाते हो, आपको बिल्कुल। उसके अलावा कोई रूप में देखना आपको पसंद ही नहीं करता।
एक तो ऑडियंस को आपको स्वरूप में देखना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे रूप में। और जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा टाइप कास्ट करते हैं। उनको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग कैसे होती है, उसका लास्ट रोल क्या है, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। आपको इमेजिन नहीं करते कि अगर राहुल ने ये किरदार किया है तो दूसरा किरदार भी कर सकता है ना। बिल्कुल सर। लेकिन आपको वही रोल मिलेगा मोस्टली जो आपने कुछ पिछले स्क्रीन पे आपने दिखे होंगे। जी। तो ये अक्सर हमारी इंडस्ट्री मेरे में साथ होता है। भी हो रहा है। कमांडर के बाद में मेरे पास अभी 2-3 आप उसी में इमेजिन करेंगे, लेकिन आप हो सकता है आप 50 और आप किरदार कर सकते हो ना। जी 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 जी। अच्छा सर, जब ये अभी जो ये टाइम चल रहा है आपका, अभी मैं आज से 3 या 4 साल पहले की बातें आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि ट्रोलिंग का बहुत सिस्टम चल रहा है आजकल, क्योंकि मैंने देखा भी है और मैं पढ़ता भी हूँ, देख भी रहा हूँ कि जो एक्टर एक तो ऐसे चलते हैं, आप ऐसे चल रहे हो, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो बहुत से लोग ट्रोलिंग में आ जाते हैं। तो ट्रोलिंग बहुत हुई आपके साथ, मैम के साथ, तो वो क्या आपने बड़े अच्छे से उसको हैंडल किया और अपनी वाइफ के साथ आप मतलब मैम के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, वो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि है दम है सर में। तो कैसे क्या क्या ट्रोलिंग थी, किस तरह की ट्रोलिंग थोड़ी सी? यार एक्चुअली ट्रोलिंग क्या होता है कि एक तो हम पब्लिक फिगर है, तो हम जो भी पोस्ट करें या जो भी होते हैं लोग उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है कि 98% लोग आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो 2% लोग जो गलत बोलते हैं, तो आपकी नज़र हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम जो गलत किसी ने कुछ लिखा है उसको ज़्यादा हम पढ़ते हैं, तो हमारा खुद का भी ध्यान वहाँ पे जाता है। तो यार मुझे कोई फ़र्क नहीं, मतलब बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा अब वो टाइम ऐसा आ गया कि ऐसा लगता है कि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। आप अपना काम करते रहो, क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे। तो और मुझे ये भी लगता है कि उसी इंसान के बारे में अच्छा बुरा बोला जाता है जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जानना चाहते हैं। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता हूँ जिसके बारे में कोई बात करना वो सबसे बड़ी सबसे बुरी बात होती है। सबसे डेंजरस बात है कि किसी एक्टर या किसी पब्लिक फिगर के लिए आप कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर आप मतलब उस जगह पे हो नहीं। बुरा बोलो अच्छा बोलो, लेकिन मेरे बारे में बात होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, तो बात होती रहेगी ना, मार्केट में अंदर एंट्री होती रहेगी। और तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिवली मैं देखता हूँ, और जिनको भी बुरा लगता है वो ट्रोल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लगता है सच में मैं कुछ किया है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। तो मेरे लिए मेरा ऑडियंस मुझे भला बोले बुरा बोले, आई मीन वो उनका हमेशा मेरे दिल पे वो जगह है। जी 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 जी। अच्छा सर, थोड़ा सा अजीब सा है, अटपटा सा क्वेश्चन है, आप बताना चाहो तो बता सकते हो। मैंने ये भी एक जगह से रिसर्च में देखा था कि आपने जब स्ट्रगल टाइम था, पूरा स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम आपने कहीं वॉचमैन की नौकरी भी की थी। हाँ हाँ हाँ। तो वॉचमैन की नौकरी भी की थी और आप सुबह फिर इंस्टीट्यूट भी जाते थे। तो कैसे मैनेज रात को वहाँ काम करना और सुबह फिर इंस्टीट्यूट जाना सर, वो किस तरह से, मतलब बताओ ना सर थोड़ा सा। ये एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे थोड़े कम थे, और मेरा एक बचपन का भी दोस्त था। तो हमने सोचा कि यार कुछ तो क्विक मनी चाहिए, मतलब पैसे तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए। जी जी। तो वो थोड़ा बहुत ही कम टाइम का था, ज़्यादा दिनों का ऐसा कुछ था नहीं। तो कुछ हमने बात की, और वो क्योंकि पर्सनैलिटी भी वैसी थी कि अगर मैं कहीं जाता, क्योंकि ठीक ठाक दिखने में था और जिम विम थी, बॉडी थी जी। तो उनको एक्चुअली जो सोसाइटी थी उनको लगा ही कि बेचारा एक्टर बनने आया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमें 2-3 दिन का ही चीज़ था। अच्छा। मेरा एक्चुअली मुद्दा उस वक्त का ये कहने का था, जहाँ पे मैंने इसके बारे में बात की थी, कि लाइफ का ऐसा मोड आ गया था एज एन एक्टर बनने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो। मेरा पैशन ऑब्सेशन इतना था एक्टिंग का कि मुझे मालूम था कि मैं मुंबई छोड़ के तो नहीं जाऊँगा, चाहे वो मुझे वॉचमैन की नौकरी करनी पड़े। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी आया था, आपको बताऊं, कि रामायण से जस्ट पहले का कुछ काम नहीं था, पैसे नहीं थे, पूरे ख़त्म हो गए थे, और देवीना से बहुत बेहद प्यार था। तो मुझे लगा कि पैसे तो चाहिए, लाइफ सेटल होना बहुत ज़रूरी है। और डैड क्योंकि आर्मी में थे, तो आर्मी वालों को सिक्योरिटी का जो बिज़नेस है उसका लाइसेंस जो है वो जल्दी मिल जाता है। जी। तो मैं वो लाइसेंस
ऑलमोस्ट बन चुका था, सब कुछ तैयारी हो गई थी। मैं एक दूसरी सिक्योरिटी का, जिसमें आपके अंडर में वॉचमैन और ये सारा चीज़ होते हैं, वहाँ तक मैं चला गया था करने के लिए, लेकिन तब तक लकीली फिर रामायण मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका सपना बहुत बड़ा होता है, आपको लगता है वहाँ तक पहुँचना है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे पैसे की, इसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा कुछ काम ना करो। इन केस अगर उससे कुछ पैसे मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए, और अपना जो आपका जो बिगर पिक्चर है वहाँ तक पहुँचने में, उसमें रास्ते में आपको हेल्प मिल जाए, तो क्यों नहीं। आप जिस तरह से ये जो जर्नी बता रहे हैं ना, वो बता आप रहे हैं अपनी जर्नी, लेकिन बैक ऑफ माइंड मेरी भी चल रही है। जिस तरह से आपकी जर्नी थी, ऐसी मेरे बड़े भाई की थी, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। वही वाला आपका जुनून था, जैसा आप में जुनून है कि नहीं यार मेरे को सिर्फ ये एक्टिंग आती है, इसके अलावा प्लान बी है ही नहीं लाइफ में। प्लान बी होगा तो फिर मैं फोकस वहाँ चला जाएगा। सेम मेरे ब्रदर के साथ था। अरे सर बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, जब आप वहाँ से मुंबई आए, पिताजी आपके लेके आए, आपके साथ यहाँ कौन कौन खड़ा था स्ट्रगल टाइम में? अभी आपने एक दोस्त का नाम लिया कि वो आपको लेके गए, 3 महीना अपने घर में रखा, पैसे भी दिए, तो आज भी आपके दोस्त हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। उस वक्त पे इंस्टीट्यूट में मेरे दोस्त बने संदीप कौल, और फिर अमन थे, राजवीर उनका नाम है अभी, तो वो रहे, उनके भी मैं टच में हूँ। देबीना, जो मेरा जो स्ट्रगल चल रहा था, क्योंकि देबीना काम कर रही थी। जब मैंने डेट स्टार्ट किया, वो ऑलरेडी साउथ की स्टार लोगों के साथ काम कर रही थी, फिल्म हीरोइन थी, वो सेटल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब उन्होंने मेरी मदद की। तो ये सारे लोग, और भी दोस्तों का अगर मैं भूल जाऊं, बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ आज भी मैं टच में। जैसे मैंने तो कहा वो कि आज भी मतलब प्राउड हाँ, फील हाँ, करते हैं, आपसे मिलते हैं कि यार यस मैं टच वही में। गुरमीत चौधरी है बिल्कुल जो बिल्कुल। हम साथ में एक रूम शेयर करते थे, आज वो पूरा बंगला पूरा लेके है अपने साथ में। सर बहुत अच्छे। नहीं, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा कि आज भी मैं अपने पुराने दिन याद रखता हूँ। तभी आप हमारी इंडस्ट्री ऐसा है कि अब इतना फेम है, नेम फेम मनी इतना है कि आपको पूरा जोर लगाएगा वो नेम और फेम आपको एरोगेंट बनाने के लिए। आपको लगेगा कि अभी आप ही सोचिए, एक गाड़ी में आपके फैंस हैं, आपको फ़ोटो खींच रहे हैं, सेट पे आपको इज्जत दी जा रही है, बहुत कुछ आपको पैम्पर किया जा रहा है, तो इंसान की फितरत है कि वो थोड़ा पैम्परिंग मोड में चला जाता है कि एटीट्यूड आ जाए, थोड़ा ऐसा आ जाए। जी 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 जी। तो वो बहुत ही टफ होता है। जितना आप बड़े होते जाओ, जितना आप काम करते जाओ, उतना ही आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। वो आप रहोगे कैसे? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में तो इतना नेम फेम मनी, आपके मीडिया आपके पीछे भाग रही है, पैप्स आपके पीछे हैं, तो अब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए थोड़े लोग अपने बदतमीज़ी भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन आपको समझना कि पीछे इतना इतना उठाया जाता है। तो वो उसके ग्राउंडेड रहने का एक ही तरीका है कि आप अपने पुराने दिन याद रखो, अपने पुराने दोस्तों के टच में रहो। तो मेरे लिए यही है कि मुझे आज भी कोई भी अगर 15 साल पहले जिसने मेरे साथ शूट किया हो, वो आज भी मिलता है, तो वो सबके कॉमन वर्ड्स तो मेरे ज़िंदगी में रहते हैं, सर आप बिल्कुल नहीं बदले यार, आज भी वही वाइब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका रीज़न यही है, क्योंकि मैं अपने पुराने दोस्तों को, अपनी पुरानी जो यादें वो कभी भूलता नहीं हूँ। मैम से कब मिले आप? फर्स्ट मीटिंग एज अ ऑडिशन में हुई आप, मतलब ऑडिशन में मिले या शो के दौरान मिले? कब फर्स्ट टाइम कब मिले मैम से आप? एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें 15 लड़कियाँ पूरी इंडिया से सेलेक्ट हुए थे, और जो उसमें विनर होता उसको फिल्म मिलती। आई थिंक झलक नहीं, ये था सहारा का मिस्टर मिस बॉलीवुड, ऐसा कुछ टाइटल था। जी जी जी। तो उस टाइम पे जी इंडियाज़ बेस्ट भी चल रहा था जी। उसमें मैं और देबीना, मैं इंडिया से कुछ 15 लड़कों में से मैं सेलेक्ट हुआ था, देबीना लड़कियों में से एक थी कंटेस्टेंट। अरे वाह। वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई, और उसके बाद जब कंपटीशन ख़त्म हुआ, फिर दोस्ती से हम लोग में प्यार में आ गए जी। और फिर राम और सीता बन गए। अरे वाह, चलो सर बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप हमेशा ना, मैं अब थोड़ा सा ना ये टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा ना भारी भारी सा लग रहा है, हल्का सा थोड़ा सा लाइट करते हैं। सर फिटनेस का राज बताइए सबसे पहले, जो आप फिट हो। मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि मैंने सर के साथ कमांडर की, मैं सुबह सेट पे पहुँचता था, तो जब वो अपनी वैनिटी से, अपनी गाड़ी से निकलते थे, जो एनर्जी रहती थी, जब शाम को पैकअप होता था तो वो एनर्जी सेम रहती थी। तो मैं उस एनर्जी के बारे में पूछना चाहता हूँ, आपकी फिटनेस का राज पूछना चाहता हूँ, और ये आपको मतलब कहाँ से इतनी पावर मिलती है कि नहीं फिट रहोगे तो हिट रहोगे? मुझे उसके बारे में बताओ थोड़ा सा।
बिल्कुल, जैसा आपने बोल ही दिया, फिट रहोगे तो हिट रहोगे। जी जी जी। क्योंकि फिटनेस सिर्फ मुझे ऐसा लगता है फिटनेस सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि सिक्स पैक्स इसलिए नहीं बनाता हूँ या बॉडी बाइसेप इसलिए नहीं बनाता कि मेरी एक्टिंग के करियर में काम आएगा। वो एक एक एड ऑन चीज़ है। जी मेरा सबसे बड़ा फंडा ये है फिटनेस का कि आप अगर फिट हो ना तो आप अपने काम में भी हिट हो। क्योंकि जब आप फिट रहते हो तो आपका दिमाग उस तरीके से चलता है, आप किसी भी फील्ड में हो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम फिटनेस में मैं ज़्यादा पिक्चर डालता हूँ या हम इंडस्ट्री के लोग बहुत फिट रहते हैं इसीलिए फिटनेस मतलब हमें बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने फिटनेस और अच्छा खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मेरा वही फंडा रहता है। फिट रहता हूँ, जब जिम जाता हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे इतनी मेहनत की है तो खाना गलत नहीं खाना है, अच्छा खाना खाना है। जब आप अच्छा खाना खाते हो, जब आप प्रॉपर प्रोटीन लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, बॉइल्ड खाना खाते हो, तो आपके जो हार्मोन्स है वो एक्चुअली मैं अभी हाल ही में पढ़ रहा था, आपकी सोच में बदलाव आ जाते हैं, आप अच्छा सोचते हो। एक वो कहावत है, मैं इसमें एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। वही एग्जैक्टली आपके चेहरे पे वो नज़र आएगा। ओके। आप जब अच्छा खाना खाते हो, जब अच्छा जिम करते हो, तो आप में ना एक खुशी का लहर होता है, आप उस एनर्जी के साथ जाओगे। अब मैं जैसे आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए अब इस वक्त मैं 100% 2000% मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरी एनर्जी, पूरे जोश के साथ आंसर दे रहा हूँ वो कि दिख रहा ये है सर। मेरा बेस्ट है। वो दिख तो रहा है ये सर। होता है बिकॉज फिटनेस का। जी फिटनेस मेरे लिए प्रायोरिटी है। आपको तो पता है 14-15 साल से समोसा नहीं खाया है मैंने, जबकि समोसा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। 15 साल हो गए, 15 साल लास्ट ईयर था शायद, ये 16 या 17 ईयर चल रहा है। मतलब आपने समोसा नहीं खाया आज? बिल्कुल नहीं खाया। 2 साल हो गए शुगर नहीं खाया और 2 साल हो गए हैं रोटी चावल मैदा ब्रेड नहीं खाया। एक ही खाना मैं तब से रोज़ खाता हूँ। तो ये डिसिप्लिन है, ये पागलपन चाहिए, तब जाके आप फिट रहोगे, तब जाके आप पूरे 2% लोग ही हैं जो ज़िंदगी में कुछ नाम कमाते हैं, उसमें उस कैटेगरी में आ सकते हो। हाँ सर, ये तो है। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था 2016 के अराउंड में। मैंने भी जो आप अभी बताया अपने बॉयल एग और बॉयल वेजिटेबल, बॉयल जो फूड्स होते हैं वो खाने के लिए, मैं उस टाइम फिट था, लेकिन वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। या तो कहीं लैग कर रहा हूँ, वो भी खैर एक होता है, अपना जीने का एक तरीका सबका होता है। वही प्लान बी, मेरे को आपने क्या बात कही, वो हर बार वो क्लिक ही कर रहा है, प्लान बी होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। और एक और चीज़, फिटनेस देखिए, मोटिवेशन क्या होता है, आज सुबह आप उठे, आप बहुत ही मोटिवेटेड फील कर सकते हो, फाड़ दूंगा, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, आज तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मोटिवेशन क्या है ना, हर रोज़ एक जैसा नहीं रहता है। मोटिवेशन आज है, आप मोटिवेटेड हो, कल आप थोड़ा डाउन जा सकते हो, आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा। बिल्कुल। एक चीज़ जो हमेशा रहनी चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। जिस इंसान में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तब वो होता है कि आप आज जिम गए, आप 1 महीना जिम गए, दूसरे दिन जिम नहीं जाऊंगा, दूसरे 2-3 महीने का गैप हो गया, तब वो काम नहीं चलेगा। कोई चीज़ अगर आपने सोच लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, मोटिवेशन, ये कॉम्बिनेशन है। सर बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही कि जो इंसान ये सोचता है ना कि मुझे कल से स्टार्ट करूंगा, वो कल आएगा नहीं। लगातार उस काम को करते रहना, अभी करना है तो अभी करना अभी करना और उसको करते रहना। अभी वाला चीज़ तो मोटिवेशन है। बिल्कुल। मेरे में जोश आया, एक ताकत आई, लगा कि यार फाड़ दूंगा, किसी का पोस्ट देख लिया, किसी की फिल्म देख ली। आप जब अच्छी फिल्में देखते हो तो लगता है ना, वाह यही है, वो मोटिवेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह वो मोटिवेशन इतना नहीं रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जो आप लगातार करते रहोगे। अच्छा, वो हीरो बनने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ऑडिशन देना है, तो ऑडिशन देते रहो जब तक वो ना है। जिम, बॉडी अच्छी बनानी तो वो जिम आपको लगातार करते रहना होगा। लगातार जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ऑडिशन के उस पर थोड़ा सा याद आया, मेरे पास एक सवाल था ऑडिशन के ऊपर। आपने रामायण से पहले कितने ऑडिशन दिए होंगे, या रामायण के बाद भी कोई ऐसा लगा कि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी फिल्म के लिए आपको बुलाया गया कि यार मुझे ये ऑडिशन चाहिए, तो मतलब कितने ऑडिशन दे लिए होंगे लाइफ में अब तक? रामायण से पहले तो ऐसा था कि मैं एक्चुअली बिलीव ही करता था ऑडिशन देते रहना। दिन में अगर 3 या 4 ऑडिशन नहीं हुए तो मुझे ऐसा लगता था कि खाली हूँ मैं, मन ही नहीं लगता था। क्योंकि ऑडिशन से क्या होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हो। इतने सारे लड़कों के बीच में आप ऑडिशन दे रहे होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, नए लोगों से मिल रहे हो, नया डायरेक्टर कोई, आपको भले आप उस रोल में सेलेक्ट नहीं हुए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं बिल्कुल सर। कि आप
उस रोल में सेट नहीं हुई, इसलिए आपको काम नहीं बना, लेकिन किसी की नज़र में आप आ गए। तो मैं बहुत ऑडिशन देता था, मेरा काम ही होता था जब मैं नया नया बॉम्बे में आया था कि ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, वहाँ पे पहुँच जाओ। एक दफ़ा तो इतना ऐसा हो गया था कि एक दिन मैं शूट कर रहा था, मुझे काम मिल गया था, 3-4 दिन, एक हफ़्ता मैं शूट कर रहा था, और ना मुझे कभी ऐसा लग रहा था कि यार कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है। तो फिर मुझे लगा यार मैं ऑडिशन नहीं दे रहा, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। तो मेरे एक दोस्त ने बोला यार ऑडिशन क्यों देता है, ताकि शूटिंग मिले। तो शूटिंग कर रहा है, तो हमारे बीच में एक मजाक हो गया था कि इतना ऑडिशन दिया कि जब शूट मिल गया तब भी ऑडिशन को मिस कर रहे हो। क्या बात बेसिकली है ऑडिशन तो नहीं होता ना, जब आप काम मिल गया तो मतलब बहुत अच्छी बात है, उसी के लिए आप रिलैक्स हो ऑडिशन जाते दे रहे हो। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल रामायण के बाद भी बड़े डायरेक्टर, जब फिल्मों में जैसे आया, कोई बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है, बड़े प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, उनके दिमाग में, डायरेक्टर के दिमाग में एक इमेज होता है, उनको लगता है कि एक बार देखते हैं, लुक टेस्ट लेते हैं, हाँ, बिल्कुल, चेहरे पे। बिल्कुल। उनको पता होता है एक्टिंग होती है, लेकिन क्या वो मेरे किरदार के साथ जा रहा है कि नहीं, तो वो देना पड़ता है और देना भी चाहिए। और खुद को भी पता चलता है जब मैं लुक टेस्ट करता हूँ, जब मैं लुक कपड़ों में उन सब में आता हूँ, और जब मैं लुक टेस्ट दे रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ, मतलब डायलॉग डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं, तो खुद को भी एज एन एक्टर पता होना चाहिए कि यार मैं ये किरदार कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आपको सेलेक्ट कर लिया और आपको लगता है मैं किरदार नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक्चुअली स्क्रीन पे तो आप ही दिखोगे। बिल्कुल सर। तो अगर आप गंदा काम करोगे तो आपके लिए नुकसान। अच्छा सर, काफ़ी देर से हम स्ट्रगल, ऑडिशन, इंडस्ट्री के बारे में बातें कर रहे हैं। मेरा भी मैंने अभी 2019 से मेरी पहली सीरीज भोकाल से मैंने स्टार्ट किया। मेरे अंदर बहुत से ऐसे सवाल उमड़ रहे हैं, आधे तो मुझे जवाब मिल गए हैं, आधों के जवाब अभी कहीं कहीं तक पहुंचाऊं, कहीं तक नहीं पहुंचाऊं। मेरा एक ये इसमें आ रहा है कि सर जो टैलेंट है उसकी वैल्यू इंडस्ट्रीज़ में है कोई? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार अपना एक माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है वहाँ। कभी कभी लगता है कि नहीं, आप में अगर टैलेंट है एक ना एक दिन आपको बुलाया जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी मैं कहीं कॉल करता हूँ या मैं कहीं कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ जाता हूँ, तो उनका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, मतलब मेरे लिए वो एक नंबर है, लेकिन उनके लिए हम, हो सकता है मैं 1000 या 1001 वाला बंदा हूँ। तो कभी कभी मन टूटता है कि यार एटलीस्ट कम से कम ये तो बता दो कि नहीं है या है, आप फिट हो नहीं हो। तो ये जो चल रहा है आजकल, तो वही है कि टैलेंट है वो आगे आता है, या फिर किस तरह से अपने आप को, मेरा ही सवाल है, मेरा खुद से ही अपना ये था, तो अब इसको बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बिल्कुल, टैलेंट की कदर है आज, टैलेंट की कदर है। और देखिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो बाहर छोटे शहरों से या बाहर से मुंबई में आते हैं, यहाँ पे अपने आप एक स्ट्रगल होता है, आपको सर्वाइव करना है। यहाँ पे बहुत महंगा है, हर चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को काम नहीं है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, काम कर रहा हूँ। तो टैलेंटेड हो, देखिए इवेंचुअली टैलेंट ही काम आता है, लेकिन टैलेंट के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग को चांस मिलता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा होता है वो एक्टर कभी काम नहीं कर रहे होते हैं। उससे थोड़ा कम टैलेंटेड बंदा वो स्टार बना होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, उसका रीज़न होता है। इंडस्ट्री में आपको स्टार या एक अच्छे ओहदे पे एक अच्छा एक्टर जो काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या वो एक्टर टैलेंटेड भी होना चाहिए, उसको लोगों से बात करने की तमीज़ भी होनी आनी चाहिए, बिल्कुल उसको इंटरव्यू देना आना चाहिए, बिल्कुल। गुड लुकिंग होना चाहिए, दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए, तमीज़दार होना चाहिए, वो सोशल मीडिया में एक्टिव होना चाहिए, उसका इंस्टाग्राम में भी वो एक्टिव होना चाहिए। वो 50 चीज़ों में टॉप रहेगा तो ही वो टॉप में रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि हर टैलेंट, सिर्फ टैलेंटेड होने से काम नहीं चलेगा। टैलेंट के साथ अब सोचो कोई बहुत ही टैलेंटेड है और बदतमीज़ है, क्या फ़ायदा उस टैलेंट का सर? अभी वो एक बार तो काम प्रोड्यूसर डायरेक्टर कर लेगा, बहुत टैलेंटेड है लेकिन तमीज़दार नहीं है, बदतमीज़ है, माहौल ख़राब कर देता है सेट पे। तो मैं और आप अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो हम जो बार सोचेंगे ना उसको दोबारा कास्ट करने में, वहीं पे कोई दूसरा एक्टर कम टैलेंटेड है लेकिन तमीज़दार है, बात करने का आता है, हर चीज़ में वो अच्छा है, बाकी चीज़ों में भी अच्छा है, तो उसको आप और मैं प्रेफर करेंगे उसको ज़्यादा काम देने के लिए। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन से एक एक्टर बनता है, सिर्फ टैलेंट से नहीं। तो एक्टिंग करने के साथ साथ आपको बहुत, आपका पीआर कैसा है, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, आप क्या प्रोड्यूसर के साथ उनको फॉलोअप करते हो कि नहीं, डायरेक्टर के साथ फॉलोअप करते हो कि नहीं, आप क्या 100 कॉल लगाते हो कि नहीं। 100 कॉल में 50 कॉल अटेंड किया जाएगा, 50 में से 10 लोग आपको बुलाएंगे, उसमें से आपका 2 या 3 काम बन जाएगा।
कुछ कॉल्स ऐसे भी होती हैं कि सामने वाला बड़ा रूडली बोलता है कि यार इट्स नॉट ए प्रोफेशनल, आप मेल कीजिए, आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, मेल करो, उसमें क्या है। हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पे बहुत गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं, तो आपका सारा ईगो सब कुछ हटा के आप अपनी तरफ से सही रहो। 100% देना है सर, आपको 100% देना है। आपको बहुत से अवार्ड मिले, चाहे जी रिश्ते का बेस्ट बेटा, फेवरेट जोड़ी, पॉपुलर फेस और इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्टर हो, या बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर फिल्म डेब्यू मेल एक्टर आपको मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपने कमाए हैं। मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं आपको बहुत मैं कमांडर के में आपको मिला हूँ। कमांडर से पहले भी मैं आपकी रील्स देखता था, आपके शोज़ के बारे में जो छपता था वो भी स्क्रॉलिंग में आते थे, पढ़ता था। तो नीचे काफ़ी लोगों ने ना कुछ कमेंट्स किए हुए थे, अभी कुछ दिन पहले एक अवार्ड्स आए थे कि ये अवार्ड्स खरीदे जाते हैं, बड़े अवार्ड्स की बात है। तो मैं जस्ट यही पूछना चाहता हूँ कि जो ये बातें हैं, लोगों का जो देखने का, बोलने का, सोचने का जो नज़रिया है, तो क्या वो सही है कि अवार्ड खरीदे जाते हैं? यार मैंने तो नहीं खरीदे, तो इसलिए बोलना थोड़ा मुश्किल है। मैंने पहले उसमें ऐड किया क्योंकि मुझे मालूम है कि लेकिन अवार्ड से एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे मेरा और देबीना का ऐसा एक पूरा एक वॉल भरा पड़ा है अवार्ड से। और मुझे ऐसा लगता है वो एक मोटिवेशन आपको देता है। एक आपको लगता है आपने जो काम, जैसे स्कूल में होता है, आप फर्स्ट आते हो तो आपको एक अवार्ड मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको एक अंदर एक मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है। जी जी। तो वैसे ही मेरे लिए अवार्ड है। और मैं हमेशा जब स्कूल टाइम पे जब मैं फिल्म फेयर पढ़ता था या स्क्रीन पढ़ता था, मुझे बड़ा मैं एक विज़न, आँख खोले मैं सपना देखता था कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ सारे फिल्म स्टार के सामने, अवार्ड मिल रहा है। वो मैंने खुली आंखों से सपना मैं देखता था। मैं कैसे बताऊँ आपको, आज बुक्स में लिखा रहता है। मैं वो विज़न, मैं आज भी मैं वैसा ही हूँ। मैं कुछ सोचता तो मुझे दिखने लगता है, आंखें खोले खोले मैं सपने देखता हूँ, वही एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है। हाँ, होता है यार, कभी कभी होता है, कुछ बातें डील हो जाती होगी कि अच्छा आप पैसे कम ले लेना, अवार्ड ले लो, ऐसा डांस कर लो, परफॉर्म कर लो। लेकिन मेरी लाइफ में सबसे खुशी है कि मैंने सब कुछ किया है। स्टेज पे परफॉर्म किया है, झलक जीता है, अवार्ड किया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में फिल्म अवार्ड में अवार्ड जीता है, परफॉर्म किया है, लाइव स्टार्स के सामने परफॉर्म किया है। तो एक अलग नशा है यार, मतलब अलग मज़ा है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने एक शो किया था खतरों के खिलाड़ी, उसमें किस तरह से स्टंट दिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टंट की बारी आती है तो आप सबसे आगे खड़े होंगे कि हाँ मैं करूँगा स्टंट। तो उसका थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैंने काली काली आंखें की कुछ क्लिप्स देखी हैं जिसमें आप किसी पहाड़ी से कूद रहे हैं। मैं देख के ये देख रहा हूँ कि यार इतनी ऊंचाई से अगर मैं करूँ तो ये हो पाएगा मुझसे, और आप इतनी कूल और इतने गन लेके जो कूद रहे हो, बड़ा जो मुझे अच्छा लगता है। तो वो अंदर से पहले से ही है कि जो मैं स्टंट करना चाहता हूँ या जो फिटनेस का राज है वो स्टंट से जुड़ा है, तो थोड़ा सा बताओ ना उसके बारे में। बिल्कुल, मुझे हमेशा से एक्शन हीरो बनना था, और इसलिए टेलीविज़न का भी अगर मेरा आप करियर देखोगे तो उसमें मैं एक्चुअली जब मैं टेलीविज़न में आया था तब बहुत सास बहू होते थे, सब क्लीन शेव लड़के आते थे, सब चिकने एकदम, मूंछ भी नहीं, छोटा दाढ़ी सा चेहरा अंदर, समझ ही नहीं आता था कि लड़का कौन है लड़की कौन है। मैं आया, रामायण मैंने किया, लेकिन आप देखिए रामायण में भी जब राम जी वॉर पे जाते हैं तो मेरा वो टेक था, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, मुझे एक्शन बहुत पसंद था कि जी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि राम एक वॉरियर है, वॉरियर हीरो है ना। जी जी जब बिल्कुल। वो रावण से लड़ते होंगे तो वो एग्रेसिवली लड़ते होंगे ना, कोई इंसान तो सॉफ्टली लड़ेगा नहीं, बिल्कुल वॉरियर स्टाइल। तो अगर वो तीर पकड़ेंगे तो तीर का एक अलग तरीका होगा, गुस्सा होंगे तो गुस्सा होंगे। तो वो जो वॉरियर राम मैं जब लेके आया, लोगों को बहुत पसंद आया था। जब सीता को लेके जाते हैं और ये राम जी जाते हैं सीता को बचाने के लिए, वो जब पूरी सेना इकट्ठा करते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं, फिर वॉर से पहले एक चट्टान पे खड़े होकर भाषण देते हैं इतने लाखों सैनिकों को कि हमें जाना है, जीतना है। तो वो मेरा, आप देखिएगा कभी, वो एकदम एटीट्यूड ऐसा कि एक्शन वाला, क्योंकि वो होना भी चाहिए। तो टेलीविज़न में मैंने वो सारी चीज़ें मिथ तोड़ी कि क्लीन शेव होने की ज़रूरत नहीं है, रगड लुक भी हो सकता है, एक्शन भी कर सकता है, रोमांस भी कर सकता है।
तो मुझे एक्शन बहुत पसंद है और मेरी लाइफ में आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जहाँ तक भी पहुँचा, उसका एक्शन का बहुत बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि एक पर्सनैलिटी बदल जाती है। अब जब मैं स्टेज पे खड़ा रहता हूँ तो मुझे पता है छाती ऊँची है, एकदम स्ट्रांग खड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है। यानी एक फौजी जब वॉर पे जाता है उससे पहले इतनी ट्रेनिंग करता है कि उसको पता है वॉर मेरे लिए बहुत ईजी होगा। बहुत ही सही तो बात मेरी तैयारी इतनी होती है। तो जब मैं कैरेक्टर ऐसे करता हूँ एक्शन वैक्शन का, तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। इसलिए मुझे स्टंट से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ईजी स्टंट है, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। वो डर एक्चुअली मुझे बचाता है। उस डर की वजह से मैं चेक करता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, पहले कोई और करके देखेगा, अच्छा सारा एकदम प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं, ये सब सही है। आपके सामने मैंने एक स्टंट किया था, एक स्टंट जब में सुबह 3-4 बजे। मुझे वही याद आ रहा है कि वो शूट इवनिंग में आई थिंक 9:30 9 o'clock के आसपास स्टार्ट हुआ था। वो होते 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 उस टाइम जो आपने वो जो स्टंट किया तो उस टाइम 2 या 2:30 बजे का टाइम था। तो 9 बजे से आप करते 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 2:30 बजे जब आप अराउंड 4 फीट की वॉल थी वो, और बिना पैरों के मैं जब वो देख रहा हूँ, मैंने कि यार क्या स्टंट है। मैंने देखा वो, और मैं जब पीके सर के पीछे ही खड़ा हुआ था। अच्छा, पीके सर थे तो मैं पीके सर से कह रहा, सर क्या कर रहे हैं गुरमीत सर, क्या करेंगे? कह रहा चुप रहना यार, मुझे पता है ये करता है, ये करता है, इसको मज़ा आता है करने में। मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला स्टंट। और उसकी कुछ छोटी छोटी यादें हैं कमांडर करण सक्सेना की, कि जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला, वो जो हमारा पुलिस स्टेशन में मिले स्टेशन वाला सीन था, तो मैं थोड़ा सा ना हेजिटेशन था आपसे कि यार गुरमीत चौधरी है, नाम है, सेलिब्रिटी है। लेकिन जैसे मैं आपके ऑरे में एंट्री किया ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि नहीं यार, यार कितना कूल आदमी है यार, कितना अच्छा आदमी है। तो मेरे को वो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे वहाँ से। और जिस तरह से आप अपने को एक्टर को सपोर्ट करते हैं ना सेट पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अभी कभी भी, जैसे मैं भी एक शूट कर रहा हूँ आजकल, तो मेरे जो को एक्टर हैं तो उनका थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है, वो स्टार टाइप समझते हैं। पर मुझे वो आपके साथ कभी फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, सामने है वो, कुछ गलती होगी तो वो देख लेंगे, बता देंगे। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि मेरी जो स्कूलिंग हुई रामायण से पहले तक 4-5 साल जो मैंने जब काम किया, बहुत छोटे छोटे रोल किए। पहले तो बहुत छोटे छोटे रोल किए, 1 लाइन बोलने जाता था, 2 लाइन मिलती थी मुझे, मेरे कैरेक्टर का नाम ही नहीं होता था। अच्छा। ऐसे ऐसे रोल करता था। तो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े स्टार थे, उनके साथ काम करता था। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मुझे लगा जब मैं उस ओहदे पे रहूँगा तो एक्चुअली वो मेरे लिए भी फ़ायदा है ना। आप और मैं, अगर मैं आपका पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मेरे साथ में काम करते हैं, जी। तो हम कैरेक्टर के हिसाब से तो हम एक दूसरे को जानते होंगे। बिल्कुल। तो एक कंफर्ट होगा, बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग है, एक बैक ऑफ कैमरा। राइट। अगर मैं उसको अपना थोड़ा जोश में रहूँ कि नहीं ठीक है यार, ये नया एक्टर है, इसको क्या है, तो एक्चुअली आप अपना प्रोजेक्ट को ही ख़त्म कर रहे हो। तो मेरे लिए ये होता है कि मेरा जो होमवर्क होता है सेट पे जब मैं जाता हूँ, कि जितने भी जो नए एक्टर आए हैं, जो आप सोचो हमने शूटिंग स्टार्ट कर दिया, आपके लिए तो एकदम नया है ना सेट, नया कैमरामैन, सारे नए माहौल, सब कुछ आप पूरा जो नए माहौल में जाते हो ना, आप ऐसे भी दबे रहते हो, थोड़ा वो होता है। फिर एक्टिंग कर रहे हो, एक एक्टर है जो नामी एक्टर है। तो मेरा उस वक्त काम होता है कि आपके साथ, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मैंने आपके साथ बहुत बातें की। हाँ, मुझे याद है। शॉट से पहले हाँ, बहुत बातें की, यहाँ की बातें की। ऐसे बातें करते करते मैं आपकी एकदम पर्सनल लाइफ में घुसूंगा धीरे से, इतना पर्सनल जाऊंगा कि आपका अच्छा शादी हो गई है, नहीं हुई, अच्छा अरे गर्लफ्रेंड है, अरे वाह मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी ये। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँगा। ये टेक्निक है ताकि आपको एकदम कंफर्ट, हम दोनों के बीच में, आपको नहीं मैं भी, ताकि हम दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो जाए, जब परफॉर्म करें तो आप में एक झिझक ना हो एकदम। और मुझे मालूम है कि आप एकदम नए आए हो, इतने हम सारा यूनिट एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम 1 महीने से काम कर रहे हैं। आप एकदम नए आए हो तो आपका कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा काम करोगे तो मेरे लिए भी अच्छा है। वो इंट्रोडक्शन सीन आपको याद है ना, वो जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन होता है। हाँ, हमने वो 2 बार हमने शूट भी किया था शायद, वो वाला ना। नहीं, सीरीज का इंट्रोडक्शन सीन। जब आप हरियाणा में जाते हो, हाँ। मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, उससे पहले हमने बहुत बातें कर चुके थे। हाँ। जिससे मैं कंफर्टेबल हो चुका था आपके साथ, और मुझे वो शूट करने में मजा आया। क्योंकि एक होता है ना, मैं अगर किसी सीन में देखो, चढ़ के बात करना और उतर के बात करना, मैं कुछ नहीं मानता। आप अपने कैरेक्टर में रहोगे तो जो आपका कैरेक्टर आपको अलाउ करेगा आप वही करोगे। राइट। चाहे सामने बच्चन साहब हो, चाहे सामने कोई भी छोटा एक्टर हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कैरेक्टर में होने चाहिए। लेकिन आपने जो कंफर्टेबल मुझे उस टाइम किया, मुझे इतना मजा आया करने में। मतलब मुझे वो सबसे बेस्ट सीन लगता है, मैं आपको सच बता दूं। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे सर, थैंक यू। वो लैंग्वेज पकड़ना, बात करना, जी।
और सी वो सीन कितना अच्छा निकला, बहुत अच्छा ऐसा scene लगा निकला कि हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते होंगे। जी 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 वही तरीका है, कंफर्ट रहना, सेट में माहौल बना के रखना, मस्ती करते रहना। मेरा एटीट्यूड वही है कि मिलजुल के काम करो, सब में खुशी हो, एक एक्साइटमेंट हो। तभी तो मतलब एक शूट कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, चलते चलते मैं कुछ 2-3 चीज़ें थी, आपकी गोल्स क्या हैं अगर आप बताना चाहें तो? गोल्स मेरे भी हैं, आपके सबके हैं। आपके गोल्स आपकी इंडस्ट्री को लेके क्या हैं? ये बहुत ही क्लियर और सिंपल सा, अच्छा काम करना है, अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, अच्छी फिल्में करनी है, सेंसिबल फिल्में करनी है, कमर्शियल फिल्में करनी है, एक्शन फिल्में करनी है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस दौड़ पे मैं निकल चुका हूँ। लास्ट ईयर आपको पता ही है, कमांडर करण सक्सेना बहुत बड़ा हिट रहा सुपर है। हिट गई थी सर, सुपर हिट। बिल्कुल, काली काली आंखें वो भी हिट, पूरी पूरी सुपर हिट गई थी, हम लोगों ने उसका बहुत नेक्स्ट सीजन सराहा। स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग का। अच्छा। तो वो दौड़ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा विजन है, मैं उसकी तरफ भागे जा रहा हूँ और वो चीज़ मैं करता जा रहा जर्नी हूँ। बहुत बड़ी है, हाँ हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ मेरे दर्शकों को कहना चाहे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टिंग लाइन में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करते हो, ज़रूरी ये है कि आप जो कर रहे हो वो शिद्दत से कर रहे हो। तो मैं सर से यही कहना चाहूँगा, कुछ मेरे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कुछ ऐसी संदेश या कुछ ऐसा, कुछ लाइनें जो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें। नहीं, आप सभी लोग बहुत ही मोटिवेटेड हो। मुझे लगता है कि आप जो भी काम करो उसमें, अगर आपको कोई 100 रुपये देता है ना काम करने के लिए, मेरा मानना है आप उसको 1000 रुपये का काम दो। इतनी मेहनत करो। अगर आप जो काम कर रहे हो, कुछ भी छोटे से बड़ा, आपको दिल से, मन से वो काम करना है। वो ज़िंदगी का आपका बेस्ट काम है। आप यकीन माने, वो जो मेहनत आप कर रहे हो, आपको लग रहा होगा मैं छोटा सा काम करूँ, उसमें क्या मेहनत करूँगा, लेकिन आपको पता नहीं कौन आपको देख रहा है, कौन आपको जज कर रहा है, क्या मालूम आपका एटीट्यूड वैसा हो गया तो आप कहीं से कहाँ तक पहुँच सकते हो। मेरा जर्नी यही है। मैं जो काम करता हूँ, मेरा मंत्रा यही है। मैं, अगर मुझे कोई 100 रुपये देता है, मैं उसको लाख रुपये का काम देता हूँ। वेरी नाइस सर। और ये बहुत अच्छी बात और बहुत मोटिवेशन बात है कि अगर आपको कोई 100 रुपये देता, आप उसको 1000 रुपये का काम करके दो। वेरी नाइस सर। तो मेरे फॉलोअर्स के लिए या कुछ इस चैनल के लिए कुछ आप कुछ कहना चाहें, या कुछ आपको जो फील हुआ मेरे से बात करके? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल मेरे दोस्त हैं, हम लोग ने साथ में काम किया हुआ, एक अलग बॉन्डिंग है। लेकिन राहुल की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब बात करते हैं तो उसमें एक कंफर्ट है। एक्चुअली पॉडकास्ट अपने आप में ऐसा होता है कि एक इंटरव्यू जैसा नहीं होता। पॉडकास्ट में आप दिल से बात करते हो। वो वाइब नहीं होता कि इंटरव्यू चल रहा है, आप दोनों डिस्कस कर रहे होते हो। तो राहुल की सबसे अच्छी बात है आपकी कि बहुत ही सही तरीके से हम बात कर रहे हैं। अंदर की बात आप सामने रख सकते हो, बेझिझक रख सकते हो। तो आप जिस तरीके से सवाल भी करते हो, जिस तरीके से पूछते हो, आपको नॉलेज आप रखते हो कि क्या पूछना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से मैं अंदर की बात होता है। कभी कभी एज एन एक्टर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ा संभाल के बोलना है, हेजिटेशन होना है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आप मोटिवेट भी कर रहे हो। शायद मेरी जर्नी देख के, आपकी जर्नी देख के लोग मोटिवेट हो, तो काम हमारा बन गया। थैंक यू। आपसे मिलके, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मैं हमेशा याद रखूंगा इस चीज़ के लिए, ये चीज़ें। और मुझे मज़ा आया एक्चुअली। क्या नहीं, पॉडकास्ट नहीं, एक फ्रेंड डिस्कशन मुझे ज़्यादा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मज़ा आया एक्चुअली करके काम आपके साथ। बिल्कुल। ठीक है सर, नेक्स्ट में कभी मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट सेलिब्रिटी होंगे, जैसे सर हैं ऐसे ही मैं एक पर्सनैलिटी और लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो ये थे गुरमीत चौधरी, जिनसे हमने बातें की उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, और उनकी जो बॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्रीज़ की लाइफ के बारे में। मैं तो मोटिवेट हुआ हूँ बहुत, आई थिंक आप भी हुए होंगे। तो मुझे बहुत अच्छी लगा उनसे बात करके। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।